शिवपुर शहर की धड़कन अगर कोई थी तो वह था अर्जुन चौक। शहर के कोने में बसा यह चौराहा दिन भर धूल, धुएं और गाड़ियों के शोर में नहाया रहता था। यहीं से पूरे शहर के लिए अनाज, सब्जी और बाकी जरूरी सामान से भरे ट्रक गुजरते थे। कहते थे कि अर्जुन चौक अगर एक दिन के लिए रुक जाए तो शिवपुर के आधे घरों में चूल्हा ना जले। लेकिन इस चौराहे की एक और पहचान थी जो हर ट्रक वाले, हर ऑटो वाले की जुबान पर थी। पर दिल के अंदर दबी हुई यह पहचान थी वसूली की। अर्जुन चौक और उससे जुड़ने वाले हर नाके पर पुलिस की तैनाती थी। कागजों में यह तैनाती ट्रैफिक कंट्रोल और अपराध रोकने के लिए थी, लेकिन असलियत में यह एक खुली लूट का अड्डा था। हर गाड़ी, चाहे वह ट्रक हो, टेम्पो हो या फिर कोई छोटा मोटा ऑटो हो, उसे यहां से गुजरने की कीमत चुकानी पड़ती थी। सिस्टम बड़ा सीधा साधा था। एक हवलदार हाथ में डंडा लिए ट्रक के सामने आता। ड्राइवर खामोशी से खिड़की से एक हाथ से नोट बाहर निकालता। हवलदार नोट जेब में रखता और डंडे से जाने का इशारा कर देता। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं। इसे खर्चा पानी, चाय, नाश्ता या कभी कभी प्यार से गुप्ता जी का हफ्ता कहा जाता था। गुप्ता जी उस इलाके के थानेदार थे जिनका पेट शायद ही कभी भरता था। रकम छोटी नहीं थी। एक एक ट्रक से 100 से 200 और दिन भर में हजारों गाड़ियां। हिसाब लगाया जाए तो रोज लाखों की अवैध कमाई सीधे पुलिस की जेब में जा रही थी। यह पैसा नीचे से ऊपर तक, कांस्टेबल से लेकर बड़े साहबों तक एक तय सिस्टम से बंटता था। जनता सब देख रही थी। सब्जी वाले, चाय वाले और वहां से गुजरने वाले आम लोग, सबकी आंखों में एक बेबसी थी। डर ऐसा था कि कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब जानते थे कि पुलिस से पंगा लेने का मतलब है अपनी रोजी रोटी पर लात मारना। कई बार किसी नए ड्राइवर ने सवाल करने की कोशिश की तो उसे ऐसा सबक सिखाया गया कि बाकी लोगों की हिम्मत भी टूट गई। थाने में बंद करके मारना, गाड़ी के कागजात फाड़ देना या झूठे केस में फंसा देना, यह सब आम बात थी। शिवपुर में इंसाफ एक मजाक बनकर रह गया था, और इस मजाक के सबसे बड़े किरदार वो थे जिनके कंधों पर इंसाफ की जिम्मेदारी थी। शहर सोता था, जागता था, लेकिन अर्जुन चौक पर वसूली का यह घिनौना खेल 24 घंटे चलता रहता था। एक दिन शिवपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में एक नई जीप आकर रुकी। उससे एक महिला अधिकारी उतरी। सीधी सपाट वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे, आंखों में एक ऐसी तेजी जो सामने वाले का दिल पढ़ ले, और चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं। वो थी आईपीएस साक्षी राठौड़। साक्षी का नाम पुलिस डिपार्टमेंट में नया नहीं था। उनकी पिछली पोस्टिंग में उन्होंने शराब माफिया की कमर तोड़ दी थी और उससे पहले एक बड़े नेता के बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उनके काम करने का तरीका सीधा था। न वह किसी से डरती थी, न किसी के आगे झुकती थी। जहां भी जाती अपराधियों के लिए खौफ और ईमानदार लोगों के लिए उम्मीद लेकर आती। शिवपुर में उनकी पोस्टिंग की खबर ने ही कई बड़े अफसरों की नींद उड़ा दी थी। उन्हें पता था कि यह वह अधिकारी नहीं है जो चुपचाप बैठकर सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी। साक्षी ने चार्ज लेने के पहले हफ्ते में कुछ नहीं किया। वह बस अपनी जीप में बैठकर शहर का चक्कर लगाती, खासकर अर्जुन चौक के आसपास। वह दूर से देखती कि कैसे ट्रैफिक के नाम पर ट्रकों को रोका जाता है, कैसे ड्राइवर चुपचाप पैसे देता है और कैसे पुलिस वाला बेशर्मी से अपनी जेब भरता है। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था, एक खुली किताब की तरह। लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। सबूत चाहिए, ठोस सबूत। और सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इस खेल में खिलाड़ी भी वही थे और अंपायर भी वही। पुलिस डिपार्टमेंट के अपने ही लोग इस घिनौने धंधे में शामिल थे। जो कुछ ईमानदार अफसर और सिपाही बचे भी थे, वह इतने डरे हुए थे कि मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। साक्षी ने अपने ऑफिस में बैठकर कई रातें गुजार दी। वह सोचती थी, इन पर हाथ कैसे डालूं? अगर मैंने सीधे एक्शन लिया तो यह लोग सबूत मिटा देंगे, गवाह कोई मिलेगा नहीं, और ऊपर बैठे इनके आका मुझे किसी झूठे केस में फंसाकर ट्रांसफर करवा देंगे। यह दुविधा उन्हें खाए जा रही थी। एक तरफ उनके उसूल थे और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जो जड़ों तक सड़ चुका था। उन्हें पता था कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्हें खुद इस गंदे तालाब में उतरना होगा ताकि वह सबसे बड़ी मछली को पकड़ सकें। एक सुबह साक्षी ने फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी वर्दी अलमारी में टांग दी और एक पुरानी साधारण सी सलवार कमीज निकाली। सिर पर एक लंबा सा दुपट्टा ओढ़ा जिससे उनका चेहरा आधा छिप जाए। हाथ में एक कपड़े का थैला लिया जिसमें कुछ सब्जियां रखी और उसके नीचे छुपा दिया एक छोटा सा मोबाइल जिसका कैमरा चालू था। वो अब आईपीएस साक्षी राठौड़ नहीं थी,
वो एक आम औरत थी जो शायद बाजार से घर लौट रही थी। वो एक ऑटो में बैठी और अर्जुन चौक से थोड़ा पहले उतर गई। वहां से वह पैदल चलने लगी, बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह। चौक पर वही नजारा था। एक हवलदार जिसका नाम शायद राम भरोसे था, अपनी तोंद फुलाए खड़ा था। उसके साथ दो कांस्टेबल भी थे जो हर आने जाने वाली गाड़ी को गिद्ध की नजरों से देख रहे थे। साक्षी ने अपने थैले में रखे मोबाइल का एंगल ठीक किया और धीरे धीरे उनके करीब से गुजरने लगी। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक ऑटो वाले ने 20 का नोट दिया, कैसे एक मिनी ट्रक वाले से 100 रुपये वसूले गए। पैसे सीधे हवलदार की ऊपर की जेब में जा रहे थे। साक्षी थोड़ा और आगे बढ़ी ताकि हवलदार का चेहरा साफ रिकॉर्ड हो सके। वह एक चाय की दुकान के पास खड़ी हो गई और चाय का ऑर्डर दिया ताकि किसी को शक ना हो। उनका मोबाइल अभी भी उस वसूली के लाइव शो को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन शायद उनकी चाल ढाल में कुछ ऐसा था जो एक आम औरत जैसा नहीं था। उनकी नजरें बहुत तेज थीं और वह बार बार अपने थैले को एडजस्ट कर रही थीं। हवलदार राम भरोसे की नजर उन पर पड़ गई। उसे शक हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, ए औरत, इधर आ। साक्षी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। वो धीरे धीरे उसके पास गई। उन्होंने डरी हुई आवाज में कहा, जी साहब। कांस्टेबल ने शख्स से पूछा, क्या कर रही है यहां? कब से देख रहा हूं। घूम रही है। क्या है तेरे थैले में? साक्षी ने कहा, कुछ नहीं साहब, सब्जी है, बाजार से आ रही हूं। हवलदार ने हुक्म दिया, थैला दिखा। यह वह पल था जिसका साक्षी को डर था। अगर थैला चेक हुआ तो मोबाइल मिल जाएगा और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। साहब, इसमें बस सब्जी है, जाने दीजिए। उन्होंने थोड़ा गिड़गिड़ाने का नाटक किया, लेकिन उनकी इस बात से हवलदार का शक और बढ़ गया। बड़ी चालाक बन रही है, जरूर कोई चोरी का माल है, ला इधर। एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर साक्षी का हाथ पकड़ लिया और थैला छीनने की कोशिश की। साक्षी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने जोर का धक्का दे दिया। साक्षी लड़खड़ा गई और उनका थैला जमीन पर गिर गया। मोबाइल छिटक कर बाहर आ गया। मोबाइल वीडियो बना रही थी हमारी। दूसरे कांस्टेबल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया और जमीन पर पटक कर उसे अपने जूते से कुचल दिया। बड़ी हिम्मत हो गई है तेरी। हवलदार ने गुस्से में साक्षी का हाथ फिर से पकड़ लिया। तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि। इसी छीना झपटी में साक्षी के सिर से दुपट्टा खिसक गया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवलदार और दोनों कांस्टेबलों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर आईपीएस साक्षी राठौड़ खड़ी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनकी सारी जान निकाल ली हो। हाथ पैर कांपने लगे और पसीना छूट गया। हवलदार राम भरोसे के हाथ, जिसने कुछ सेकंड पहले साक्षी का हाथ पकड़ा था, अब कांप रहे थे। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे बिजली का करंट लग गया हो। तीनों पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वह धमका रहे थे, वह खुद उनकी सुपर बॉस है। साक्षी ने जमीन पर पड़े टूटे हुए मोबाइल को देखा, फिर उन तीनों के डरे हुए चेहरों को। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी फौलादी चमक थी। आज का दिन तुम्हारी वर्दी का आखिरी दिन है, उन्होंने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा। और इस वसूली के धंधे का भी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉकी टॉकी निकाला, जिसे उन्होंने अपनी सलवार के अंदर छुपा रखा था। बटन दबाते ही कंट्रोल रूम की आवाज आई, अल्फा 1 टू कंट्रोल, अर्जुन चौक पर तत्काल स्पेशल टीम भेजो। तत्काल उनकी आवाज में इतना अधिकार था कि वॉकी टॉकी पर दूसरी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछा गया। सिर्फ एक जवाब आया, हाँ मैडम। अगले 5 मिनट में जो हुआ, अर्जुन चौक ने वैसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। नीली बत्ती वाली 4 पुलिस जीपें तेजी से आई और चीखते हुए टायरों के साथ रुकी। उनमें से काले कमांडो सूट में स्पेशल टीम के जवान उतरे, जिनके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार थे। उन्होंने आते ही पूरे चौराहे को घेर लिया। टीम का लीडर इंस्पेक्टर अंकित भागकर साक्षी के पास आया। इन तीनों को गिरफ्तार करो। साक्षी ने उन कांपते हुए पुलिस वालों की तरफ इशारा किया। और चौक पर जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं, उन सबको हिरासत में लो, कोई बचना नहीं चाहिए। अंकित ने एक पल की भी देरी नहीं की। स्पेशल टीम ने तुरंत एक्शन लिया। राम भरोसे और उसके साथ ही गिड़गिड़ाने लगे, मैडम गलती हो गई, माफ कर दो मैडम, बाल बच्चे वाले हैं। साक्षी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। देखते ही देखते मौके पर मौजूद 17 पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया गया। उनके साथ 2 दलाल भी थे, जो पुलिस के लिए वसूली का काम करते थे। सबके हाथ बांध दिए गए
और उन्हें जमीन पर बैठा दिया गया। साक्षी ने अपनी टीम को निर्देश दिया, सबकी जेब की तलाशी लो, एक एक रुपया हिसाब में आना चाहिए। आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज जब्त करो। और हाँ, उन्होंने अपने टूटे हुए मोबाइल की तरफ इशारा किया, इसका मेमोरी कार्ड शायद बच गया हो, इसे फॉरेंसिक लैब भेजो। ये सबसे बड़ा सबूत है। भीड़ जमा हो गई थी। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पहली बार वह देख रहे थे कि पुलिस खुद पुलिस को पकड़ रही है। उनके चेहरों पर डर की जगह हैरानी और एक दबी हुई खुशी थी। उस दिन अर्जुन चौक पर सिर्फ 17 पुलिस वाले और 2 दलाल नहीं पकड़े गए थे, बल्कि उस डर और चुप्पी की दीवार में पहली दरार आई थी जो सालों से शिवपुर के लोगों को खामोश रखे हुए थे। जैसे ही यह खबर शहर में फैली, पुलिस डिपार्टमेंट और राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया। यह सिर्फ कुछ कांस्टेबलों की गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस पूरे सिस्टम पर हमला था जो सालों से इस शहर को दीमक की तरह खा रहा था। उसी रात साक्षी के ऑफिस का फोन बजा। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी मीठी लेकिन जहरीली आवाज थी। वह थे स्थानीय विधायक रमाकांत तिवारी। साक्षी जी नमस्कार, सुना है आज शहर में बड़ा एक्शन हुआ, तिवारी ने बनावटी अपनेपन से कहा। नमस्कार विधायक जी, एक्शन नहीं, बस कानून अपना काम कर रहा है, साक्षी ने सपाट जवाब दिया। अरे आप तो जानती हैं, ये छोटे मोटे सिपाही हैं। गरीब लोग बाल बच्चों का पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आप जैसी बड़ी अफसर को यह सब शोभा नहीं देता। मेरी मानिए, मामले को ज्यादा मत फैलाइए, वरना आपकी सर्विस लाइन बहुत लंबी है, कहीं बीच में ही कट ना जाए। ये एक सीधी धमकी थी जिसे राजनीतिक भाषा में लपेटा गया था। साक्षी एक पल के लिए चुप रही। फिर उन्होंने कहा, विधायक जी, मैं अपनी लाइन की चिंता नहीं करती, लेकिन जो लोग कानून की लाइन तोड़ रहे हैं उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, यह मामला अब सिर्फ कुछ सिपाहियों का नहीं रहा। उन्होंने फोन काट दिया। साक्षी जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है, अब ऊपर से दबाव आएगा। उनके सीनियर अफसर जो खुद इस वसूली के हिस्सेदार थे, उन्हें रोकने की हर कोशिश करेंगे। अगले दिन सुबह ही उन्हें डीआईजी ऑफिस से बुलावा आया। डीआईजी शर्मा एक पुराने और धूर्त अफसर थे, जिनका नाम हमेशा से ही भ्रष्टाचार के मामलों में दबी जुबान में लिया जाता था। साक्षी, ये तुमने क्या किया? बिना किसी सीनियर को बताए इतना बड़ा ऑन ऑपरेशन? तुम्हें पता है इससे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हो रही है? डीआईजी शर्मा ने गुस्से से कहा, सर, डिपार्टमेंट की बदनामी तब होती है जब उसके लोग वर्दी पहनकर वसूली करते हैं। मैंने तो बस उस बदनामी को साफ करने की कोशिश की है। साक्षी ने बिना डरे जवाब दिया, रिपोर्ट बनाओ और फाइल बंद करो। उन सिपाहियों को सस्पेंड कर दो। मामला खत्म, डीआईजी ने आदेश दिया। नहीं सर, यह मामला अब बंद नहीं होगा, यह अब खुलेगा। यह कहकर साक्षी उनके ऑफिस से बाहर आ गई। अब लड़ाई सीधी हो चुकी थी। साक्षी ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई, जिसमें इंस्पेक्टर अंकित भी शामिल था। अब वो लोग हमें रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, साक्षी ने कहा। हमारे पास जो भी सबूत हैं, उन्हें जनता और मीडिया के सामने लाना होगा। अगर जनता हमारे साथ खड़ी हो गई तो यह नेता और अफसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्लान तैयार था। अगले दिन साक्षी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने मीडिया के सामने वह सारे सबूत पेश कर दिए। सीसीटीवी फुटेज जिसमें पुलिस वाले पैसे ले रहे थे, दलालों के कबूलनामे के वीडियो और गिरफ्तार पुलिस वालों की जेब से मिले हजारों रुपयों का ब्यौरा। उन्होंने टूटे हुए मोबाइल की कहानी भी बताई और कहा, जब एक आईपीएस अफसर के साथ सड़क पर यह हो सकता है, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक धमकी की तरह थी। खबर टीवी चैनलों पर चलने लगी, अखबारों के पहले पन्ने पर छप गई। सोशल मीडिया पर हम साक्षी के साथ हैं ट्रेंड करने लगा। आम लोग जो कल तक डर के मारे चुप थे, अब साक्षी के समर्थन में बोलने लगे। शिवपुर के लोगों को सालों बाद एक ऐसी आवाज मिली थी जिस पर वह भरोसा कर सकते थे। साक्षी ने सिस्टम पर सीधा वार किया था और अब पूरा शहर उनके पीछे खड़ा था। जनता का समर्थन देखकर भ्रष्ट नेता और अफसर बौखला गए। जब दबाव और धमकियों से काम नहीं बना, तो उन्होंने दूसरा और सबसे गंदा हथियार इस्तेमाल किया, कीचड़ उछालना। अगले कुछ दिनों में शहर के कुछ स्थानीय अखबारों और न्यूज पोर्टल्स पर साक्षी के खिलाफ खबरें छपने लगी। किसी ने लिखा कि साक्षी ने अपनी पिछली पोस्टिंग में एक बिल्डर से मोटी रकम ली थी। किसी ने छापा कि वह खुद एक बड़े रैकेट का हिस्सा हैं और अर्जुन चौक पर अपना वसूली सिस्टम बनाना चाहती हैं, इसीलिए पुराने लोगों को हटा रही हैं। तरह तरह की फर्जी खबरें फैलाई जाने लगी ताकि उनकी ईमानदार छवि को तोड़ा जा सके। साक्षी इन सब से परेशान तो हुई, लेकिन टूटी नहीं। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे कैमरे में देखकर बोली,
जो लोग मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें खुला चैलेंज देती हूं। अगर आपके पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत है तो सामने लाइए। अगर मैं दोषी साबित हुई तो इसी वक्त इस्तीफा देकर चली जाऊंगी। लेकिन अगर यह आरोप झूठे निकले तो अफवाह फैलाने वालों को मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो वह जिंदगी भर याद रखेंगे। उनके इस खुले चैलेंज ने उनके दुश्मनों को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह औरत ना तो डरेगी न रुकेगी। अब उसे रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, हिंसा। एक रात जब साक्षी देर से काम खत्म करके अपनी सरकारी जीप से घर लौट रही थी, उन्होंने महसूस किया कि दो बाइक सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। शहर के बाहरी इलाके की एक सुनसान सड़क पर उन बाइक्स ने ओवरटेक करके जीप को रोकने की कोशिश की। साक्षी के ड्राइवर ने होशियारी दिखाते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी सामने से एक काली एसयूवी ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। एसयूवी से चार नकाबपोश लोग उतरे, जिनके हाथों में हॉकी स्टिक और लोहे की रड थी। वो जीप की तरफ बढ़ने लगे। साक्षी ने तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। गाड़ी पीछे लो, तेजी से, उन्होंने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा। ड्राइवर ने तुरंत जीप को रिवर्स में डाला और तेजी से घुमाकर वापस शहर की तरफ भगाया। बाइक सवारों ने कुछ दूर तक पीछा किया, लेकिन शहर की भीड़ में वह गायब हो गए। साक्षी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा था। यह एक सीधी धमकी थी, एक जानलेवा हमला था। वह समझ गई थी कि अब उनके दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगले दिन उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जगह अपना इरादा और मजबूत कर लिया। वो उस काली एसयूवी के नंबर को ट्रेस करवाने में लग गई। जब इंस्पेक्टर अंकित ने उनसे कहा, मैडम, आपको और सावधान रहना होगा, ये लोग खतरनाक हैं, तो साक्षी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अंकित, अब तक वह शिकारी थे और मैं शिकार, पर अब खेल बदलेगा। अगला टारगेट वो नहीं, मैं हूं और मैं ही उनका शिकार करूंगी। उनकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने अंकित के अंदर भी एक नया जोश भर दिया। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक जंग बन चुकी थी। हमले की कोशिश के बाद साक्षी समझ गई थी कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों या एक विधायक तक सीमित नहीं है। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक मकड़ी का जाल जिसका केंद्र कहीं और है। उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बार सिर्फ उनकी टीम नहीं थी, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी, क्राइम ब्रांच और स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट के सबसे भरोसेमंद अफसरों को भी बुलाया गया। हमारे पास जो भी जानकारी है वह सिर्फ इस जाल का एक छोटा सा कोना है, साक्षी ने मीटिंग में कहा। यह उस मकड़ी तक पहुंचना है जो इस पूरे जाल को चला रही है। अर्जुन चौक की वसूली से जो पैसा आता है वह आखिर जाता कहां है? अगले 72 घंटे तक ये सभी टीमें एक साथ काम कर रही थीं। गिरफ्तार किए गए पुलिस वालों और दलालों से फिर से पूछताछ की गई, लेकिन इस बार तरीके अलग थे। कुछ को नौकरी बचाने का लालच दिया गया, कुछ को उनके परिवार का वास्ता। आखिरकार एक हवलदार टूट गया। उसने बताया कि वसूली का पैसा हर हफ्ते थानेदार गुप्ता के पास जाता है और वहां से एक हिस्सा डीआईजी शर्मा तक पहुंचता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा विधायक रमाकांत तिवारी के एक आदमी को दिया जाता है। यह एक बड़ी लीड थी। टीमों ने तुरंत डीआईजी शर्मा और विधायक तिवारी के बैंक खातों की जांच शुरू की, लेकिन वह लोग शातिर थे। उनके खातों में कोई सीधा ट्रांजैक्शन नहीं था। तभी इंटेलिजेंस यूनिट के एक अफसर को एक आइडिया आया। सर, हम इनके बैंक खाते क्यों देख रहे हैं? हमें इनके परिवार, इनके रिश्तेदारों और इनके नौकरों के खाते देखने चाहिए। और यहीं से परतें खुलनी शुरू हुई। पता चला कि डीआईजी शर्मा के ड्राइवर के खाते में पिछले 2 सालों में 50 लाख रुपए जमा हुए थे। विधायक तिवारी के दूर के एक रिश्तेदार जो एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसके नाम पर 4 बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। पैसे का रास्ता साफ हो रहा था। वसूली का कैश हवाला के जरिए अलग अलग खातों में डाला जाता था और फिर उससे प्रॉपर्टी, सोना और बेनामी संपत्तियां खरीदी जाती थीं। सबूत हाथ में आते ही साक्षी ने एक बड़े ऑपरेशन का प्लान बनाया। एक ही दिन, एक ही समय पर डीआईजी शर्मा, विधायक तिवारी और उनके सभी संदिग्ध रिश्तेदारों और गुंडों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में जो मिला वह हैरान करने वाला था। विधायक तिवारी के फार्म हाउस के तहखाने से बोरियों में भरे हुए करोड़ों रुपए कैश मिले। डीआईजी शर्मा के घर के लॉकर से सोने की ईंटें और दर्जनों प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब तिवारी के एक दलाल के लैपटॉप से एक डायरी मिली। उस डायरी में सिर्फ शिवपुर का नहीं, बल्कि पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से आने वाली
वसूली की रकम का हिसाब था। यह नेटवर्क सिर्फ एक जिले का नहीं था, यह एक अंतरराज्य रैकेट था जिसे बड़े बड़े अधिकारी और नेता मिलकर चला रहे थे। शिवपुर तो बस इस बर्फीले पहाड़ का एक छोटा सा सिरा था। साक्षी ने जिस धागे को पकड़ा था वह एक ऐसे दैत्य से जुड़ा था जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। जब जंग जान पर आ गई, जैसे ही नेटवर्क का खुलासा हुआ और छापेमारी की खबर फैली, पूरे राज्य की राजनीति और पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। अब साक्षी के दुश्मन सिर्फ शिवपुर में नहीं बल्कि पूरे राज्य में थे, और वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। हमले और भी सीधे और जानलेवा हो गए। एक रात जब साक्षी अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो थाने के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई। गोलियां थाने की दीवारों पर लगी। मकसद डराना था, यह बताना था कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगली रात उनके सरकारी घर के बाहर भी ऐसा ही हुआ। साक्षी ने अपने परिवार को शहर से दूर एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया। वह अब 24 घंटे अपनी टीम के साथ थाने में ही रहने लगी। लेकिन दुश्मनों ने सबसे कायराना हमला तब किया जब उन्होंने साक्षी की टीम के सबसे अहम सदस्य इंस्पेक्टर अंकित को निशाना बनाया। अंकित अपनी एक जांच के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। लौटते समय कुछ गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को घेर कर उसे अगवा कर लिया। खबर मिलते ही साक्षी सन्न रह गई। यह उनके लिए एक प्रोफेशनल झटके से ज्यादा एक पर्सनल हमला था। अंकित सिर्फ उनका सबॉर्डिनेट नहीं था, वह उनका सबसे भरोसेमंद साथी था जो इस लड़ाई में पहले दिन से उनके साथ था। साक्षी के अंदर गुस्सा और अपराध बोध का एक तूफान उमड़ पड़ा। मेरी वजह से यह सब मेरी वजह से हुआ, वह खुद से कह रही थी। लेकिन उनके पास दुखी होने का वक्त नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी कोर टीम को इकट्ठा किया। वह अंकित को मारकर हमें एक संदेश देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम डर जाएं, कि हम पीछे हट जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अंकित को वापस लाएंगे जिंदा। क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस की मदद से अंकित के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई। पता चला कि उसे शहर के बाहर एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में रखा गया है। साक्षी ने खुद रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन को लीड करने का फैसला किया। यह एक बेहद खतरनाक मिशन था। उन्हें पता था कि वहां दर्जनों हथियार बंद बदमाश होंगे। रात के अंधेरे में साक्षी और उनकी टीम ने उस फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने चालाकी से काम लिया। पहले फैक्ट्री की बिजली काट दी गई, जिससे अंदर भगदड़ मच गई। फिर स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके धुएं का पर्दा बनाया गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर साक्षी और उनकी टीम अंदर घुस गई। अंदर गोलीबारी हुई, लेकिन साक्षी की टीम ज्यादा प्रशिक्षित और तैयार थी। उन्होंने एक एक करके बदमाशों को ढेर कर दिया। एक अंधेरे कमरे में अंकित एक कुर्सी से बंधा हुआ मिला। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वह जिंदा था। अंकित को छुड़ाने के बाद साक्षी ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। अंकित की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व के आंसू थे। इस घटना ने साक्षी को तोड़कर और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, अब कोई रहम नहीं होगा, अब कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इस खेल को मैंने शुरू नहीं किया था, लेकिन इसे खत्म मैं ही करूंगी। अंकित के अपहरण और बचाव ने इस जंग को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया था। साक्षी को पता चल गया था कि इस नेटवर्क का सरगना, जो अब तक पर्दे के पीछे था, अब खुलेआम खेल रहा है। और वह कोई और नहीं बल्कि विधायक रमाकांत तिवारी ही था। छापेमारी में मिले सबूत और अब यह हमला, सब कुछ उसी की तरफ इशारा कर रहा था। साक्षी ने अपनी सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई की तैयारी शुरू की। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन न्याय। प्लान यह था कि एक ही रात में, एक ही समय पर तिवारी से जुड़े 6 मुख्य ठिकानों पर एक साथ रेड की जाएगी। इन ठिकानों में उसके हथियार रखने का गोदाम, ड्रग्स छिपाने की जगह और हवाला का ऑफिस शामिल था। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम ठिकाना था शहर के बाहर बना तिवारी का आलीशान फार्म हाउस। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक तिवारी ही खुद वहीं छुपा हुआ था और उसने उस फार्म हाउस को एक किले में तब्दील कर दिया था, जिसके चारों तरफ प्राइवेट गार्ड्स का पहरा था। साक्षी ने तय किया कि वह खुद फार्म हाउस वाली टीम को लीड करेंगी। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। साक्षी और उनकी स्पेशल कमांडो टीम ने फार्म हाउस को चुपचाप घेर लिया। सभी टीमें अपनी पोजीशन पर हैं। साक्षी ने अपने वॉकी टॉकी पर धीरे से पूछा, यस मैडम। 6 अलग अलग जगहों से एक साथ जवाब आया, गो। साक्षी का आदेश मिलते ही
पूरे शहर में एक साथ ऑपरेशन न्याय शुरू हो गया। फार्म हाउस पर साक्षी की टीम ने जैसे ही गेट की तरफ बढ़ना शुरू किया, अंदर बैठे गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। रात का सन्नाटा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस और गार्ड्स के बीच एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। साक्षी ने कवर लिया और अपनी टीम को निर्देश दिए, टीम अल्फा दाहिनी तरफ से घेरो, टीम ब्रावो मेरे साथ रहो, हमें मेन बिल्डिंग तक पहुंचना है। गोलियों की बौछार के बीच साक्षी और उनकी टीम दीवार फांद कर अंदर घुस गई। फार्म हाउस के अंदर का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। चारों तरफ गोलीबारी और चीख पुकार। साक्षी किसी शेरनी की तरह लड़ रही थी। उन्होंने खुद 2 गार्ड्स को ढेर किया और अपनी टीम के साथ मेन बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा अंदर से बंद था। साक्षी ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा तोड़ दो। कमांडो ने एक छोटे से धमाके से दरवाजे को उड़ा दिया। अंदर का हॉल खाली था। तिवारी वहां नहीं था। वो ऊपर है या फिर बेसमेंट में, अंकित ने कहा। साक्षी और उनकी टीम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागी। ऊपर एक कमरे में रमाकांत तिवारी अपने कुछ गुंडों के साथ छिपा हुआ था। उसने साक्षी को देखते ही उन पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। इससे पहले कि वह दोबारा फायर कर पाता, अंकित ने उसके हाथ पर गोली मारकर उसकी पिस्तौल गिरा दी। कुछ ही पलों में तिवारी और उसके सारे गुंडे जमीन पर थे और उनके हाथों में हथकड़ियां थीं। तिवारी, जो कुछ देर पहले तक राज्य का सबसे ताकतवर आदमी था, अब हथकड़ियों में सिर झुकाए खड़ा था। साक्षी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, खेल खत्म विधायक जी। उसी समय बाकी जगहों से भी कामयाबी की खबरें आने लगीं। भारी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और कैश बरामद हुआ था। जब सुबह तिवारी और उसके पूरे नेटवर्क की गिरफ्तारी की खबर शहर में फैली, तो जैसे एक त्योहार का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर निकल आए, ढोल बजाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। सोशल मीडिया पर साक्षी के नाम की बाढ़ आ गई। शिवपुर के लोगों ने पहली बार सच में न्याय को जीतते हुए देखा था। गिरफ्तारी के बाद असली लड़ाई कोर्ट रूम में शुरू हुई। रमाकांत तिवारी और उसके साथियों ने देश के सबसे महंगे और चालाक वकीलों को खड़ा कर दिया। उनकी रणनीति साफ थी, सबूतों को झूठा साबित करना, गवाहों को डराना धमकाना और केस को जितना हो सके लंबा खींचना। वकीलों ने कोर्ट में हर तरह की चालें चली। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, गवाहों को पुलिस ने डराकर बयान दिलवाए हैं और छापेमारी में मिला कैश और सामान साक्षी ने खुद रखवाया है। उन्होंने साक्षी के चरित्र पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की, लेकिन साक्षी और उनकी टीम ने पूरी तैयारी कर रखी थी। हर सबूत को फॉरेंसिक जांच से पुख्ता किया गया था। हर गवाह को पुलिस सुरक्षा दी गई थी। साक्षी ने कोर्ट में पेश होने से पहले हजारों पन्नों की चार्जशीट को शब्द बाई शब्द पढ़ा था। जब साक्षी गवाही देने के लिए कटघरे में खड़ी हुई, तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। तिवारी के वकील ने उनसे घंटों तक उल्टे सीधे सवाल पूछे, उन्हें उकसाने की कोशिश की, उन्हें थकाने की कोशिश की। वकील ने पूछा, मिस राठौर, क्या यह सच नहीं है कि आप विधायक जी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखती हैं? साक्षी ने शांति से जवाब दिया, मेरी दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं, अपराध से है। आपके पास क्या सबूत है कि यह पैसा वसूली का ही है? मेरे पास सिर्फ सबूत नहीं, मेरे पास उन हजारों ट्रक ड्राइवरों और ऑटो वालों की खामोश चीखें हैं जिन्हें सालों तक लूटा गया। मेरे पास उन ईमानदार पुलिस वालों की बेबसी है जो इस सिस्टम के आगे चुप थे। और मेरे पास वो टूटे हुए मोबाइल का मेमोरी कार्ड है जिसमें आपके क्लाइंट के गुंडे एक आईपीएस ऑफिसर से भी वसूली करने से नहीं डर रहे थे। साक्षी की हर बात में सच्चाई और आत्मविश्वास था। उन्होंने एक एक करके डिफेंस की हर दलील को काट दिया। महीनों तक केस चला, लेकिन अंत में सच झूठ पर भारी पड़ा। जज ने जब अपना फैसला सुनाना शुरू किया, तो कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रमाकांत तिवारी, डीआईजी शर्मा और उनके सभी 25 साथी एक संगठित अपराध नेटवर्क चलाने, भ्रष्टाचार, हत्या के प्रयास और कई अन्य संगीन मामलों में दोषी पाए जाते हैं। जज ने एक पल का विराम लिया और फिर कहा, अदालत इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही तिवारी और उसके साथी सन्न रह गए। वहीं कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाने लगे, न्याय हुआ, न्याय हुआ, साक्षी राठौड़ जिंदाबाद। उस दिन शिवपुर के लोगों का कानून पर खोया हुआ विश्वास वापस लौट आया था। उन्होंने देख लिया था कि अगर एक इंसान भी ईमानदारी और हिम्मत से खड़ा हो जाए, तो बड़े से बड़े अन्याय के साम्राज्य को मिटाया जा सकता है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए
साक्षी को हजारों लोगों की भीड़ ने घेर लिया। लोग उन पर फूल बरसा रहे थे, मालाएं पहना रहे थे। कुछ बूढ़ी औरतें उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही थीं। छोटे छोटे बच्चे आकर उनके हाथ चूम रहे थे। साक्षी का मन थक चुका था, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उनके दिल में एक गहरा सुकून था। यह वह सुकून था जो एक लंबी और कठिन लड़ाई जीतने के बाद मिलता है। उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मैडम, अब जब सबसे बड़ा अपराधी पकड़ा गया है, तो क्या आपकी लड़ाई खत्म हो गई? साक्षी ने भीड़ को देखते हुए माइक पर कहा, नहीं, यह तो बस एक शुरुआत है। मेरी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस देश का आखिरी अपराधी भी जेल में नहीं पहुंच जाता और हर आम इंसान बिना डरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। उनकी इस बात पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस रात अपने घर की खिड़की पर खड़ी साक्षी आसमान को देख रही थी। पूरा शहर जश्न में डूबा था, लेकिन उनके मन में एक शांति थी। आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था, जैसे वह भी सच और इंसाफ की इस जीत का गवाह बन रहा हो। साक्षी राठौड़ ने शिवपुर को सिर्फ अपराधियों से मुक्त नहीं कराया था, उन्होंने लोगों के दिलों में उम्मीद का एक ऐसा दिया जला दिया था जिसकी रोशनी आने वाली कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी और आगे भी ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को एक प्यार सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए मिलते अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।